हेलो प्यारे दोस्तों। कहानी के 5वें भाग में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने इससे पिछले भाग नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। शीतल युवराज को शादी के लिए मनाने की कोशिश करने लगी। शीतल ने युवराज से कहा, देखो युवराज, तुम अच्छे बच्चे हो ना, सबकी बातें मानते हो, तो मेरी एक बात मानोगे? फिर मैं कभी तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगी, कभी तुम पर गुस्सा नहीं करूंगी, अगर तुम मेरी एक बात मान लो। युवराज ने खुश होकर कहा, सच? आप मुझे नहीं मारेंगी? तो बताइए मुझे क्या करना है, आप जो कहेंगी मैं करूंगा, बस मुझे मारना मत। फिर कुछ सोच कर नहीं कहते हुए युवराज ने मुंह फेर लिया। शीतल को समझ में नहीं आया कि आखिर युवराज ने अपना इरादा क्यों बदल दिया। क्या हुआ उसे? शीतल ने युवराज से पूछा, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? बोलो, बात मानोगे ना? युवराज ने कहा, नहीं नहीं, तुम मुझे झूठ बोलकर कार के पास ले जाओगी और मुझे कार से कुचलकर मार दोगी। मुझे नहीं माननी तुम्हारी बातें। शीतल ने अपना सिर पीटते हुए कहा, इस कार के दुश्मन का क्या करूं? इसे हर जगह कार दिखाई देती है, कैसे समझाऊं इसे, कैसे मनाऊं? फिर शीतल ने अपना हाथ युवराज की तरफ बढ़ाते हुए कहा, युवराज, मैं तुमसे वादा करती हूँ, अगर तुम मेरी बातें मानो तो मैं हमेशा तुम्हें कार से बचाऊंगी, हर मुसीबत से बचा लूंगी, तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरी सारी बातें मानोगे। युवराज ने फिर पलटकर मुस्कुराते हुए कहा, सच में बचाओगे मुझे कार से? तो मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। बोलो, क्या करना है मुझे? शीतल ने मुस्कुराते हुए कहा, बस ज्यादा कुछ नहीं, ये सिंदूर मेरे सर पर लगा दो और इस मंगलसूत्र को मेरे गले में पहना दो और उसके बाद इस कागज पर अपना नाम लिख दो। काम खत्म, और कुछ नहीं करना तुम्हें। युवराज ने कहा, बस इतना सा काम, अभी कर देता हूँ। युवराज ने शीतल के हाथ से सिंदूर का डिब्बा उठाया और उसमें से सिंदूर निकालकर शीतल की मांग भर दी और उसके हाथ से मंगलसूत्र लेकर उसे पहना दिया। अब बारी थी सिग्नेचर करने की, लेकिन युवराज मैरिज फाइल को अपने हाथ में लेकर इधर उधर पलट कर देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था सिग्नेचर करे तो करे कहाँ और कैसे, क्योंकि वह अपना नाम भी लिखना भूल चुका था। युवराज ने शीतल से कहा, इसमें सिग्नेचर कैसे करते हैं, क्या करूं इसका? शीतल ने फिर अपना सिर पीट लिया और कहा, अरे, इस दिमाग से पैदल बच्चे को इतना भी नहीं पता कि सिग्नेचर कैसे करते हैं। शीतल, तू तो पूरी फंसी। कोई बात नहीं, सिग्नेचर तो तुमसे करवाना ही होगा। युवराज, इधर आओ, मैं बताती हूँ कैसे करते हैं। फिर शीतल ने युवराज का हाथ पकड़ा और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर फाइल में सिग्नेचर करवा लिया। सिग्नेचर हो जाने के बाद युवराज खुश होने लगा कि उसने अपना काम पूरा कर दिया। शीतल की कही सारी बातें उसने मान ली, इसलिए वह अपने हाथों से तालियां बजाते हुए खुश होने लगा। शीतल मन में सोचने लगी, एक सिग्नेचर करके कितना खुश हो रहा है। इसे क्या पता इसने मुझसे शादी कर ली है और मुझे अपनी जिंदगी में खुद को परेशान करने के लिए बुला लिया है। जानता नहीं बेचारा कि मैं कितनी बड़ी आफत हूँ। शीतल मैरिज फाइल लेकर सुभद्रा देवी के पास पहुंच गई और उनसे कहा, लीजिए मैम, हो गई शादी। ये रहा मैरिज फाइल। युवराज ने इसमें सिग्नेचर कर दिया और मैंने भी। आगे का प्रोसेस आप करिए। सुभद्रा देवी ने खुश होकर कहा, अरे वाह शीतल, जितना तुम्हें चालाक सोचा था तो मुझसे कहीं ज्यादा आगे निकली। आखिर मना ही लिया युवराज को। ठीक है, अब आगे का प्रोसेस मैं करती हूँ, तुम युवराज को लेकर घर चली जाओ। शीतल ने कहा, ठीक है मैम, पर मैं अभी घर नहीं आ सकती। युवराज को घर में छोड़ देती हूँ क्योंकि मुझे मम्मी पापा के पास जाना होगा, अपनी शादी की बात उन्हें बताने, और उन्हें हॉस्पिटल भी तो एडमिट करना है, दिल्ली शिफ्ट करना है। आप भूल गई? सुभद्रा देवी ने कहा, अच्छा हाँ ठीक है शीतल, तुम वहीं शिफ्ट करने चली जाओ, मेरे 2 बॉडीगार्ड तुम्हारे साथ जाएंगे, युवराज को मैं घर ले जाऊंगी। शीतल ने कहा, क्यों, मेरे लिए बॉडीगार्ड क्यों? सुभद्रा देवी ने कहा, अब तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो, क्योंकि तुम्हारी शादी युवराज से हो चुकी है। शादी के मुताबिक तुम्हारी सारी शर्तें मैंने माननी है, लेकिन तुम्हें भी कुछ शर्तें मेरी माननी होंगी। तुम्हें भी अपने साथ 2 बॉडीगार्ड रखने होंगे, क्योंकि तुम पर भी खतरा हो सकता है। सही कहा था तुमने, मेरे दुश्मन अनगिनत हैं, कब कहां से कौन वार करे कोई नहीं बता सकता, इसलिए तुम्हारा भी सुरक्षित होना जरूरी है, तभी तो तुम आगे की जिम्मेदारियां पूरी कर पाओगी। इसलिए 2 बॉडीगार्ड तुम्हारे साथ रहेंगे। शीतल ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। शीतल सुभद्रा देवी से विदा लेकर अपने माता पिता के पास हॉस्पिटल पहुंची, लेकिन हॉस्पिटल में उसके माता पिता उसे देखकर बेहद हैरान थे,
क्योंकि शीतल जब वहां से गई थी तब उनकी बेटी थी, लेकिन अब उसके माथे पर मोहर लगा हुआ था और गले में मंगलसूत्र। शीतल के माँ पापा दोनों बहुत हैरान थे। शीतल के पिता ने शीतल से पूछा, बेटा शीतल, ये क्या है और कैसे हुआ ये? तुम गई थी और आई हो तो ऐसे? मैं कुछ समझा नहीं। शीतल ने कहा, पापा, मैंने सुबह आपसे पूछा था ना कि क्या मैं अपनी जिंदगी का एक फैसला अपनी मर्जी से ले सकती हूँ। वो फैसला यही है। मैं पहले आपको नहीं बता सकती थी, उसी को अभी बताने आई हूँ कि मैंने सुभद्रा देवी, जो कि जज साहिबा हैं, उनके बेटे युवराज से शादी कर ली है, क्योंकि मैं उन्हें पसंद करती थी। शीतल की माँ ने हैरान होकर कहा, क्या? सुभद्रा देवी का बेटा युवराज? अरे पगली, भूल गई, वो तो पागल है ना। इसी हॉस्पिटल में उसका भी इलाज चल रहा है। तूने उससे शादी कर ली, वो भी बिना हमें बताए। क्या मती मारी गई थी तेरी? शीतल के पिता ने कहा, ये फैसला क्यों लिया बेटा तुमने? कोई बात नहीं, मेरी बेटी ने फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। मैं जानता हूँ मेरी शीतल को कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। शीतल, मुझे तुम्हारा फैसला मंजूर है। शीतल की माँ ने गुस्से में कहा, और आप सर पर चढ़ाकर रखिए इस पागल को, जो कुछ भी हो करके आ जाती है। पागल से शादी कराई। शीतल ने अपनी माँ से कहा, आप भी कैसी बातें कर रही हैं, बेवजह नाराज होती हैं। अब युवराज पागल नहीं, आपके बेटे हो गए हैं। पर अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है। आप लोग जल्दी तैयारी करिए, हमें भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना होना है। अब पापा का ट्रीटमेंट दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल में होगा। मेरे पापा बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे और अब आप भी पापा के साथ हॉस्पिटल में ही रह सकती हैं। मैंने पापा के लिए एक खास कमरा बुक कर दिया है जिसमें उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छे से इलाज होगा और शांति से मेरे पापा अपने कमरे में मनचाहे किताबें पढ़ पाएंगे और घंटों अपने कमरे में क्रिकेट देखेंगे। टीवी पर कोई बॉड बॉय उन्हें रोकेगा नहीं। शीतल के पिता ने कहा, पर ये सब कैसे? शीतल, कैसे करोगी तुम? शीतल ने कहा, पापा, आप उसकी चिंता मत करिए। अब मैं आपकी सारी जिम्मेदारियां आराम से उठा सकती हूँ। पैसों की चिंता आप मत करिए। इतनी महंगी सासू माँ है मेरी, वो कब काम आएंगी? मेरे बहू हूं मैं उनकी, थोड़ी तो मदद करनी पड़ेगी ना उन्हें मेरी। इसलिए आप चिंता मत करिए। शीतल अपने पिता को भोपाल से दिल्ली ले गई और वहां के सबसे बड़े हॉस्पिटल में अपने पिता को एडमिट करवाया और माँ को उन्हीं के साथ छोड़कर वापस भोपाल सुभद्रा देवी के घर पहुंच गई, जहां सुभद्रा देवी बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। घर की दहलीज पार करते हुए शीतल बहुत हैरान थी, जिसे देखकर सुभद्रा देवी ने कहा, क्या हुआ शीतल, इतनी हैरान क्यों हो? इस तरह दबे पांव अंदर क्यों आ रही हो? ओह, अब समझी। कहीं तुम यह तो नहीं सोच रही थी कि मैं गृह प्रवेश करवाऊंगी तुम्हारा? पूरा सुभद्रा निवास फूलों से सजा होगा, यही सोच रही थी तुम शायद, है ना? शीतल ने कहा, उम्मीद तो थोड़ी सी थी, पर भरोसा मानने को तैयार नहीं था। मैं जानती थी आप ऐसा कुछ नहीं करने वाली हैं। मैं तो बस अपने माता पिता को दूर शहर छोड़कर आई हूँ, इसलिए उनकी चिंता हो रही थी, और कुछ नहीं। मैं ठीक हूँ। सुभद्रा देवी ने कहा, तो ठीक है शीतल, आज से तुम अपना काम शुरू कर सकती हो। आज से तुम युवराज का इलाज करना शुरू कर दो। तुम्हें उसके इलाज के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़े उनकी लिस्ट बनाकर मुझे दे देना, मैं ला दूंगी। और हाँ, तुम्हें किसी से मिलाना भूल गई, जिससे मिलना तुम्हारा बहुत जरूरी है। शीतल ने हैरान होकर पूछा, किससे? सुभद्रा देवी ने कहा, शीतल, इससे मिलो, ये ज्योति है। युवराज को दवा खिलाने का काम करती है और मेरी देखभाल करती है। क्योंकि आज से उसकी जिम्मेदारियां तुम उठाने वाली हो, तो ये तुम्हारा काम करेगी। मुझे ज्योति को तुम्हारे बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे बारे में पहले से ही सब कुछ जानती है। शीतल और ज्योति एक दूसरे को बड़े गौर से देख रहे थे। शीतल ज्योति को पहचानने की कोशिश कर रही थी कि क्या वह कभी ज्योति से मिली है, उसे जानती है। लेकिन ज्योति अजीब सातिर नजरों से शीतल को घूर रही थी। ज्योति ने कहा, मैम, आपको इन्हें घर में लाने की क्या जरूरत थी? युवराज जी की सेवा तो मैं कर ही रही थी, है ना? फिर इनका क्या काम? क्या ये मुझसे बेहतर उनका ख्याल रख पाएंगी? मुझे नहीं लगता, पर कोई बात नहीं। आ गई है तो कुछ दिन रह लेने दो, वैसे भी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। शीतल ने हैरान होकर कहा, टिकने वाली नहीं है, ऐसे क्या मतलब है तुम्हारा? ज्योति ने मुंह फेरते हुए कहा, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ शीतल जैसी चीजें ज्यादा दिन टिकती नहीं। क्योंकि मैं ज्योति हूँ, ठंडी चीजें मुझे पसंद नहीं। शीतल ने भी पलटवार करते हुए कहा, अच्छा, ठंडी चीजों से नफरत है आपको, पर बच के रहिएगा। शीतल से ज्योति को खतरा नहीं, मगर शीतल चाहे तो ज्योति को पल भर में बुझा सकती है। ज्योति ने कहा,
अच्छा, देखते हैं फिर कौन किसे बुझाता है और कौन किसे जलाता है। शीतल ने ज्योति से कहा, अभी तो मुलाकात हुई है, बातें तो चलने दो, बाद में उलझेंगे एक दूसरे से। सुभद्रा देवी ने शीतल से कहा, शीतल अब रात बहुत हो चुकी है, तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो और आज से युवराज का ख्याल रखना शुरू कर दो। शीतल ने कहा, सुभद्रा जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आज से ही मैं उनकी सेवा करना शुरू कर दूंगी, आप बस आराम करिए। शीतल वहां से युवराज के कमरे की तरफ जाने लगी। शीतल के कमरे के पास पहुंचते ही युवराज ने अपना कमरा बंद कर लिया। अरे युवराज, आप क्या कर रहे हैं? मुझे अंदर नहीं आने देंगे तो मैं उनका ख्याल कैसे रखूंगी? और क्या मैं बाहर ठंड में सोऊंगी? कुछ न कुछ तो सोचना पड़ेगा अंदर जाने के लिए। शीतल मन ही मन सोच रही थी। फिर शीतल ने कहा, अरे वाह, मिल गया आइडिया अंदर जाने का। मुझे कागज के फूलों से एलर्जी है ना, अब वही मदद करेगा मुझे अंदर जाने में। शीतल वॉश पर लगे कागज के फूलों को सूंघती है, जिससे उसे खांसी और छींक आने लगती है। शीतल की छींक और खांसी की आवाज सुनकर युवराज ने दरवाजा खोला और बाहर झांक कर देखने लगा तो शीतल किनारे में चुपचाप दीवार के सहारे खड़ी थी। शीतल युवराज को देखकर और जोर जोर से छींकने लगी। युवराज उसके पास आया और बोला, क्या हुआ आपको, आप छींक क्यों रही हैं? शीतल ने कहा, वो मुझे जुकाम सा लग रहा है, बाहर ठंडी हवा चल रही है ना। कोई बात नहीं, आप अपने कमरे में सो जाइए, मैं यहीं बाहर हॉल में सो जाती हूँ, क्योंकि आप तो मुझे अपने कमरे में आने नहीं देंगे। युवराज ने कहा, कोई बात नहीं, मेरा कमरा बहुत बड़ा है, आप अंदर आ सकती हैं, बस मेरी कोई चीज को हाथ मत लगाना। तुम्हारे पास कार तो नहीं है ना, उसे अंदर मत लाना। शीतल ने मन ही मन गुदगुदाया, इस अकल के अंधे को हर तरफ कार ही दिखती है। शीतल कमरे के अंदर आ गई। वाह, क्या कमरे का नजारा है, हर तरफ महंगी चीजें, फूलों से सजा कमरा कितना खूबसूरत लग रहा है। युवराज तो सचमुच युवराज की ही जिंदगी जी रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं भी आ गई हूँ उसके साथ साथ में मजा लेने। शीतल ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, युवराज आपने मुझसे कुछ कहा? शीतल, नहीं नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। फिर युवराज अपने बेड में और शीतल सोफे में जाकर सो गई। और सुबह शीतल गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन युवराज को आदत थी सुबह जल्दी जागने की। ये युवराज की बचपन की आदत थी, सुबह जल्दी जाग कर जिम करना। वो खिड़की के सामने खड़ा लोहे के डंबल के साथ वर्जिश कर रहा था। युवराज की एक नजर शीतल पर गई तो उसके चेहरे पर सूरज की किरणें पड़ रही थी, जिससे उसकी नींद खराब हो रही थी। युवराज ने मन ही मन सोचा, इनको तो धूप परेशान कर रही है, अगर ये ठीक से नहीं सोएंगी तो मेरी तरह इनके सर में भी दर्द होगा। सर का दर्द बहुत गंदा होता है, बहुत दर्द होता है, मैं इनकी मदद करता हूँ, कहकर युवराज शीतल के सिर के सामने खड़ा हो जाता है, जिससे धूप शीतल के ऊपर ना जाए। लेकिन युवराज के सर से निकलता पसीना शीतल के सिर पर जा टपकता है। शीतल की नींद खुली तो उसने युवराज को अपने सामने खड़ा देखा, जिससे वो बहुत डर गई। शीतल ने कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं बाकियों की तरह मुझे भी मारने का प्लान तो नहीं बनाया था ना? ओ मिस्टर मेंटल, अब कुछ बोलेंगे आप? युवराज ने कहा, नहीं, आपके चेहरे पर धूप पड़ रही थी तो आपकी नींद खराब हो जाती, इसलिए मैं छाया कर रहा था। शीतल, अच्छा ये बात थी। अरे बाप रे, मुझे जागने में इतनी देर हो गई, मुझे तो हॉस्पिटल भी जाना है। चलो मैं जल्दी से नहा लेती हूँ। शीतल जल्दी जल्दी अपना सामान निकाल कर बाथरूम की तरफ भागी तो युवराज ने उसे रास्ते पर रोक लिया। कहाँ जा रही हैं आप? रुको, ये मेरा बाथरूम है, मैं हाथ मुंह धोने जा रहा हूँ, मुझे दवा भी खानी है, नाश्ता का वक्त हो गया है। शीतल ने जिद दिखाते हुए कहा, रुको, दवाई आपको खिलाएगा कौन? तो पहले मैं नहा कर आऊंगी, मुझे मेडिकल ट्रेनिंग के लिए भी जाना है, इसलिए डोंट डिस्टर्ब मी। युवराज, मैं कुछ नहीं जानता, पहले मैं हाथ धोकर आऊंगा। दोनों जिद में अड़ गए। शीतल ने बोला, पहले मैं। युवराज, नहीं, पहले मैं। शीतल, पहले मैं। युवराज, पहले मैं। युवराज और शीतल दोनों ही पहले मैं करके झगड़ने लगे। क्या हो रहा है यहाँ, क्यों झगड़ रहे हो तुम दोनों? सुभद्रा देवी ने कहा। सुभद्रा देवी शीतल और युवराज को देखकर हैरान थी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के सिर से सिर लड़ाकर जिद में अड़े थे। शीतल, देखिए ना मैम, मुझे नहाने नहीं दे रहा, मुझे ट्रेनिंग के लिए भी जाना है और दवा भी तो खिलानी है, लेकिन ये है कि मेरी बात नहीं मान रहे। युवराज, मुझे पहले हाथ मुंह धोना है, ये मेरी बात नहीं मान रही। सुभद्रा देवी ने कहा, तो क्या तुम दोनों बच्चों की तरह झगड़ा करोगे? बारी बारी से जाओ। शीतल, तुम नहाकर आ जाओ, फिर युवराज तुम चले जाना।
इतनी छोटी सी बात के लिए झगड़ा करना जरूरी है क्या? युवराज, नहीं, मैं पहले जाऊंगा। शीतल, नहीं, मैं पहले जाऊंगी। सुभद्रा देवी, कोई कहीं नहीं जाएगा। शीतल और युवराज दोनों ने एक साथ कहा। क्या? सुभद्रा देवी, मेरा मतलब है शीतल, तुम नीचे के कमरे वाले बाथरूम में चले जाओ और युवराज तुम अपने बाथरूम में। झगड़ा खत्म करो, अब जाओ दोनों। शीतल और युवराज दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़े। उनके जाने के बाद सुभद्रा देवी जोर जोर से हंसने लगी। नन्हे बच्चे की तरह झगड़ रहे थे दोनों, बदमाश कहीं के। सुभद्रा देवी खुद से ही बातें करके हंस रही थी। कुछ देर बाद ज्योति युवराज को दवा खिलाने आई। उस वक्त शीतल अपनी कुछ जरूरत की फाइल इकट्ठी कर रही थी अपने बैग में। युवराज ज्योति की दी हुई दवाएं खाने ही वाला था कि शीतल ने रोकते हुए कहा, रुको ज्योति, आज से युवराज को दवा खिलाने का काम मेरा है। मैं खिलाऊंगी दवा, तुम किसी और काम को कर लो। शीतल ने ज्योति के हाथों से दवाओं को ले लिया और हैरानी से कहा, अरे ये कौन सी दवाएं खिला रही हो तुम? युवराज को इन दवाओं पर तो नाम ही नहीं लिखा है, तो बिना नाम की दवा तुम कैसे खिला सकती हो? ज्योति ने घबराते हुए कहा, वो मुझे क्या पता, जैसा दवा डॉक्टर ने दिया है मैं तो वैसे ही खिला रही हूँ। मैं डॉक्टर थोड़ी ना हूँ। शीतल ने कहा, ठीक है डॉक्टर नहीं हो, लेकिन अकल तो है ना तुम्हारे पास? इस तरह बिना दवा के बारे में जाने ऐसे ही किसी को कोई भी दवा खिला दोगी? जानती हो ऐसी दवा खिलाने से कितना बड़ा खतरा हो सकता है? अनजानी दवा खाकर कई लोगों की जान चली जाती है। उसी वक्त सुभद्रा देवी भी वहां पहुंच गई। सुभद्रा देवी, क्या हुआ शीतल? किस चीज की बहस हो रही है यहाँ? शीतल, मैम, ये क्या हो रहा है यहाँ? दवाओं में तो कुछ लिखा ही नहीं है और यही दवाई युवराज को खिलाई जा रही है। क्या यहाँ किसी को पता है कि इन दवाओं का क्या फायदा है और क्या नुकसान है? सुभद्रा देवी, इन सब के बारे में तो मैं नहीं जानती। डॉक्टर ने जैसी दवाई दी है हम युवराज को खिला रहे हैं। शीतल ने अपना सर पीटते हुए कहा, वाह क्या बात है। यहाँ कोई दिमाग से मरीज है तो कोई दिमाग से अंधा। माफ कीजिएगा मैम, मुझे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहना पड़ रहा है। इस तरह किसी दवा के बारे में बिना जानकारी के किसी को दवा नहीं देनी चाहिए। कौन है युवराज का पहला डॉक्टर? उससे मुझे मिलना है, जिसने ये सारी दवाइयां दी हैं। आप अभी उसे बुलाइए, मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ और इन दवाइयों के बारे में भी कुछ जानकारी चाहती हूँ, क्योंकि आगे चलकर मुझे भी तो एक डॉक्टर बनना है। सुभद्रा देवी, ठीक है, मैं ज्योति से कहकर डॉक्टर को बुला लेती हूँ, क्योंकि उस डॉक्टर को तो ज्योति ने ही ढूंढा था। ज्योति घबराते हुए, हाँ हाँ मैम, डॉक्टर को तो मैंने ही ढूंढा था, लेकिन वो कहाँ रहते हैं ये नहीं पता। लेकिन आप चिंता मत करिए, उनका नंबर है मेरे पास, मैं अभी उन्हें बुलाती हूँ। मुझे पूरा भरोसा है डॉक्टर जितेंद्र पर। शीतल, ठीक है ज्योति, तुम डॉक्टर को बुलाओ, मैं भी देखती हूँ तुम्हारा ये डॉक्टर जितेंद्र कितना काबिल है। ज्योति ने डॉक्टर जितेंद्र को फोन किया। ज्योति ने कहा, सुभद्रा मैडम, वो डॉक्टर साहब शहर के बाहर गए हुए हैं, कुछ दिनों बाद वापस लौटेंगे। मेरी उनसे बात हो गई है, इसलिए तो उन्होंने पूरे महीने भर की दवा एक बार में ही दे दी है। बहुत बिजी रहते हैं वो। शीतल ने कहा, मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा कि जो आंखों को दिख रहा है उसमें उसे मैं क्या समझूं। सुभद्रा मैम, आपके होते हुए आपकी बेटी की जिंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है और आपको इसकी भनक तक नहीं। जज साहिबा हैं आप, इंसाफ की हर तर्क तेवर जानती हैं आप, लेकिन जरा तो अपने बेटे का ख्याल करना था आपको। क्या जवाब है आपके पास? जिस डॉक्टर से इनका इलाज हो रहा है, ना उनकी दवाओं की कोई गारंटी है ना डॉक्टर की। सुभद्रा देवी ने कहा, शीतल, बात तो तुम सही कह रही हो, गलती तो हुई है मुझसे कि मैंने किसी अजनबी पर भरोसा किया, पर क्या करूं मैं? मेरे सिर पर जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई हैं कि समझ नहीं पा रही कौन अपना है कौन पराया, किस पर भरोसा करूं किस पर ना करूं। यहाँ युवराज का एक्सीडेंट हुआ और वह दिमाग का मरीज बन गया, और वहाँ यूएस में उसके पिता कोमा में पड़े हुए हैं। मैं किस किस की देखभाल करूं? उनका ख्याल रखती हूँ तो ये छूट जाता है, इसका ख्याल रखती हूँ तो उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। दिक्कत इस बात की है कि मैं युवराज को यूएस लेकर नहीं जा सकती। ये वहां नहीं रहता, वहां के लोगों को चोट पहुंचाता है, वहां इसकी दिमागी हालत और बिगड़ जाती है, और मैं उनको यहाँ ला नहीं सकती। यहाँ उनका इलाज ठीक से नहीं हो पाएगा। अब तुम ही बताओ शीतल, मैं क्या करूं? इसलिए तो मैंने तुम्हें ढूंढा है, अब तुम्हें ही मुझे इन मुसीबतों से बचाना होगा। शीतल ने कहा, मैम, मैं आ गई हूं ना, अब सब ठीक कर दूंगी। अभी मैं डॉक्टर विशाल को यहाँ बुलाती हूँ और उनसे सलाह लेकर इन सारी दवाओं को चेंज करवाती हूँ। वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, दवा का बहुत गहरा नॉलेज है उन्हें।
दवाओं को चेंज करने के नाम पर ज्योति के माथे से पसीना टपकने लगा। उसने घबराते हुए कहा, दवा को क्यों चेंज करेंगे? ठीक ही तो है दवा। देखिए, मैं तो रोज युवराज को खिला रही हूँ। अब तक तो इन्हें कुछ हुआ नहीं। शायद यह पहले से बेहतर हो गए हैं। इसलिए मैं कहती हूँ दवा को रहने दो। शीतल ने कहा, ज्योति किसी की जिंदगी खिलौना नहीं है कि हम उसके ऊपर किसी भी तरह का खतरा बेफिजूल में रहने दें। इन दवाओं से अभी कुछ नहीं हो रहा। अगर आगे कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर युवराज को कुछ हो गया तो क्या तुम उसे ठीक करोगी? सुभद्रा देवी, शीतल ठीक कह रही है। ज्योति, तुम अपना मुंह बंद रखो। जो शीतल कर रही है उसे करने दो। उसके रास्ते में तुम अपनी नाक मत घुसाओ। जाओ यहाँ से। सुभद्रा देवी की बातें सुनकर ज्योति की आंखों में खून उतर आया था। वह बड़ी नफरत की नजर से शीतल और सुभद्रा देवी को देखते हुए अपना हाथ मोड़कर वहां से चली गई। सुभद्रा देवी ने कहा, शीतल, तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकती हो। युवराज को ठीक करने के लिए मैं तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं आने दूंगी। बस तुम्हें जल्द से जल्द युवराज को ठीक करना होगा, वह भी कुछ महीनों के अंदर, वरना अनर्थ हो जाएगा। आगे की कहानी जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। 5वां भाग पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।